हाँ अभी इसको रिकॉर्ड करोगे तुम या नहीं? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से शुरू करना है वहीं से ही अपलोड हो जाएगी। अच्छा, तो स्टार्टिंग से ही कर दो फिर। स्टार्टिंग से। ये स्टार्टिंग में जितने इंट्रोडक्शन है ना, ये सिर्फ तुम्हें एमसीक्यूज के लिए बस पढ़ लेने हैं। इसमें कुछ समझ आने वाली बात नहीं, हिस्ट्री की तरह ही है कि कौन किसने क्या करा और कौन किसका क्या नाम था, ये सारी बातें, और किसकी क्या सोच थी, उसकी पॉलिसी जो थी वो। मर्केंटाइलिस की क्या थी, एडम स्मिथ की क्या थी, तो ये सिर्फ थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए एमसीक्यूज के लिए से आ सकती है। इसके बाद सवाल यहाँ से शुरू होता है जापान और पाकिस्तान से। तो इधर तुम्हें लेबर आवर दिए हुए हैं पाकिस्तान के और जापान के, एक्स और वाई, कम्युनिटी इन एक्स और वाई, और लेबर आवर है, और इतने लेबर आवर में इतने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं ये दिया हुआ है। तो पाकिस्तान एक्स का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 2 आवर में, और जापान 10 आवर में 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि अपना सारा लेबर आवर एक ही चीज़ पे लगा देगा। तो जब सारे लेबर आवर एक ही चीज़ पे लगेंगे तो यूनिट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 2 आवर में 1 यूनिट बनता था एक्स का, जब हम 12 आवर कर देंगे यहाँ पर एक्स के लिए, 10 को भी हम इधर लगा देंगे, तो फिर इसके बन जाएंगे यूनिट 6। तो यहाँ पे 6 यूनिट हो गए। इसी तरह जापान ने भी यही करा, क्योंकि दोनों की चीज़ें सेम थी, बस एक्स और वाई का फ़र्क था। तो स्पेशलाइजेशन इस तरीके से हो गई कि सारा टाइम हमने एक चीज़ पे लगा दिया, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर उसके बाद ट्रेड वैसे करा फाइव तो कहाँ से आया? 1 + 5 = 6 जो है, इसमें जो 5 है ये कहाँ से आया? 5, ये 10 आवर थे ना ऊपर हमारे, हाँ 10 आवर। सही। ये जब कन्वर्ट सही करे सही। वो एक्स के लिए तो 10 आवर आ गए, तो 10 आवर में 5 यूनिट बनेंगे ना, क्योंकि 2 आवर में एक बनता है। हाँ सही। तो इस तरीके से करें। इस तरह सारे सवालों में यही कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन करनी है और फिर ट्रेड कर लेना है। ट्रेड किस तरह हुआ कि पाकिस्तान ने के पास एक्स था और उसके पास वाई था, तो दोनों ने एक दूसरे को 3-3 दे दिए, जिससे बैलेंस हो गया और दोनों को फ़ायदा हो गया 2-2 यूनिट का। पहले 1-1 यूनिट बना रहे थे दोनों कंट्रीज, अब 3-3 मतलब आ गए इनके पास। उसके बाद ये है, तो इधर देखो यार ये दोबारा बताओ, तुमने जो बात की नहीं, 3 3 आ गए, दोबारा बताओ। 6 हो गए ना पाकिस्तान के पास और इसमें डेट, जापान के पास। हाँ। तो नहीं। पाकिस्तान के पास वाई नहीं है और जापान के पास एक्स नहीं है, तो दोनों ने एक दूसरे को दे दिए। तो एक ने वाई दे दिया, एक ने एक्स दे दिया, जिससे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस अच्छा करना सही। होता है ना। अब जीरो वाई, पाकिस्तान को वाई की भी नीड है, तो पाकिस्तान ने वाई ले लिया जापान से। मतलब 3 इधर कम करे, इधर दे दिए 3, और 3 इधर दे दिए। पाकिस्तान ने मतलब जापान सेम लाना है सबको। पाकिस्तान ने जापान को एक्स दे दिया, जापान के पास एक्स जीरो था, हाँ। और जापान ने पाकिस्तान को वाई दे दिया। तो दोनों ने इक्वल दिए ना, मतलब उसने 3 दिए तो उसने भी 3 दिए। ट्रेड इसी को तो कहते हैं। उसके बाद एक और सवाल है, ये यूएस और यूके, इधर से प्रोडक्शन दी हुई है, कोई टाइम नहीं दिया हुआ, लेबर आवर नहीं दिए हुए, डायरेक्ट प्रोडक्शन है। तो इसमें देखो, जो यूएस है वो अपना आधा टाइम किस पे लगा रहा है, क्लॉथ पे लगा रहा है, आधा टाइम वीट पे लगा रहा है। लेकिन उसी टाइम में वीट के 6 यूनिट बन रहे हैं, उसी टाइम में क्लॉथ के 4 यूनिट बन रहे हैं। तो यूएस अपना सारा टाइम वीट पे लगा देगा, जिससे वीट की प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। तो यूएस की वीट हो गई 12 और क्लॉथ हो गई 0। फिर उसके बाद यूके जो है, यूके जो है अपना जो टाइम है वो, इसमें हमने बराबर का कंसीडर नहीं करना यूके वाले में, कि बराबर टाइम लगा रहे हैं और फिर हम सारा टाइम क्लॉथ पे लगा देंगे तो 10 क्लॉथ हो जाएगा। इधर ये नहीं करना, इधर ये करना है 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये केस ऐसा होता है, जब तुम्हें 1 नज़र आए ना यहाँ पर, तो उस 1 को देख के तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30 हो गया। तो बस ये चीज़ तुमने याद करनी है कि इस तरीके से करना होता है। और फिर ट्रेड करा हमने, ट्रेड में हमने ये करा कि यूएस ने 6 यूनिट दिए और 6 यूनिट यूके से ले लिए, तो इसलिए 6 से 12 हो गया, और नीचे क्लॉथ 0 से 6 हो गया। उसके बाद ये इसी, अब देखो इधर क्या है, इधर दोनों तरफ 1 है, उस वाले में एक तरफ 1 था, तो 1 जब आता है तो मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे कैसे, दोनों तरफ 18 हो जाएगा स्पेशलाइजेशन के बाद।
देख रहे हो? हाँ हाँ। तो उसके बाद ट्रेड का तुम्हें पता है कि 6 ये इसको देगा और वो 6 इसको देगा, तो फिर एंड में 12 और 12 बचेंगे। फिर ये आगे कंडीशन दी है कि अगर हम 6 के बजाय 9 का ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। तो ये उसी लिहाज से उसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही तुमने 9 ट्रांसफ़र करने हो जाएंगे, या जो भी तुम्हें दिया होगा। कौन आया है? सिद्धियान है, अच्छा। उसके बाद देखो, अगर ये कह रहे हैं कि 9 वीट और 6 क्लॉथ का ट्रेड होगा, तो तुम अगर इधर से 9 ट्रांसफ़र करोगे तो तुम उधर से 6 लोगे, तो उस लिहाज से ट्रेड होगा। मतलब ट्रेड की कंडीशन तुम्हें दी होगी तो उसको फॉलो करनी होगी। अब ये लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की चीज़ है, इसको सिर्फ पढ़ के समझ लेना कि क्या है, मतलब याद वगैरह नहीं करना कोई इसमें ऐसा। फिर ही पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Ricciardo stated that even if a nation is less efficient or has an absolute advantage in the production of both commodities with respect to other nation, mutually advantage trade could still take place। मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के अगर एक नेशन दूसरी नेशन से वीक है लेकिन फिर भी ट्रेड एग्जिस्ट हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यूएस से हर चीज़ में पीछे होगा, लेकिन फिर भी ट्रेड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, इफ़ लेस एफिशिएंट नेशन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्सपोर्ट द कम्युनिटी इन विच इट्स एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज लेस, दिस इज द कम्युनिटी इन विच एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज ग्रेटर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में है ये कि अगर एक नेशन जो है वो बहुत वीक है, उसको हर चीज़ में उसकी प्रोडक्शन कम है और लेबर आवर ज़्यादा लग रहे हैं, या एफिशिएंट नहीं है, एक ऐसी नेशन है, लेकिन फिर भी उस नेशन के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें उसकी प्रोडक्शन मतलब उसको डिसएडवांटेज कम होगा, तो वो उस चीज़ का ट्रेड करेगी। कंपैरेटिव डिसएडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज दो अलग चीज़ें। कंपैरेटिव एडवांटेज ये होगा कि किसी दूसरी नेशन से हम किसी चीज़ में बेहतर काम कर रहे हैं, या कोई चीज़ हमारे पास बेहतर कम टाइम में बन जाती है, कम रिसोर्स में बन जाती है, चीप बन जाती है, तो हम उस पर ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाती है कि हम दोनों चीज़ों में पीछे हैं, तो फिर हम कंपैरेटिव डिसएडवांटेज देखेंगे कि हमारा अपने अंदर मुल्क में कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हम चीपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका ट्रेड करेंगे। अब ये असम्पशन है लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की। इसमें ये अज्यूम किया गया सबसे पहले कि दो नेशन और उनकी दो कम्युनिटीज़ हैं, और उसके बाद लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, परफेक्ट मोबाइल विद इन अ नेशन बट कम्प्लीटली इमोबाइल। कौन आया? नाम आया। हाँ मेरे शायद, हाँ यार आसिफ एक बात बताओ, ये जो हाँ बड़ी बताओ। बड़ी डेफिनेशन क्या करना है, इसको याद करना है, क्या करना है इसका? यार इन डेफिनेशंस को ना तो समझना है, मतलब सिर्फ अगर पूछ लिया तो वन वर्डिंग में लिख लो, रट्टा सर को पसंद है हाँ ही नहीं। अच्छा सही। तो ये लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की अजम्पशन है, ये अजम्पशन सिर्फ पढ़ने की हद तक है। अब पहली अजम्पशन ये है कि दो नेशन हमने अज्यूम करी और दो कम्युनिटीज़ अज्यूम करी, और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब हमने जो लेबर आवर है वो बराबर रखा है। उसके बाद ये है कि जो मोबाइल का मतलब लिखा है परफेक्टली मोबाइल, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अवेलेबल है विद इन नेशन ए बट कम्प्लीटली इमोबाइल इंटरनेशनली, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में है लेकिन दुनिया में नहीं है। कोई भी ऐसा फल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि यहाँ होती है लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में नहीं होती।
ये एक अजम्पशन हमने करी, क्योंकि ट्रेड तभी एग्जिस्ट करेगा ना। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेड तभी एग्जिस्ट करेगा जब पाकिस्तान के पास ऐसी चीज़ हो जो कि किसी के पास नहीं है। जैसे फ्रूट में होता है, मैंगो होता है, दूसरे कंट्रीज़ में नहीं प्रोड्यूस होता तो उनकी मजबूरी है, वरना तो अगर वो हमसे बेहतर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन अ नेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय ट्रेड। जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेशन में इफेक्ट नहीं होगी ट्रेड की वजह से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ट्रेड होता है, जैसे पाकिस्तान ट्रेड करता है और ट्रेड डेफिसिट होता है यहाँ का, लेकिन फिर भी यहाँ की इनकम इसलिए नहीं होती क्योंकि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसकी भी वैल्यू होती है। जैसे एक मशीनरी भी ले रहे हैं तो उसकी भी तो रीसेल वैल्यू होती है, तो हमारी जो इनकम होती है एक नेशन की वो नहीं ज़ाया होती, हम उससे और इनकम जनरेट कर देते हैं। उसके बाद नो टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होता। कोई भी कंट्री आजकल टेक्नोलॉजी हर एक के पास अवेलेबल है, तो दोनों नेशन ऐसी हैं कि दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, कोई डिफरेंस नहीं है। कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि असल में तो ये होती नहीं है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो फिर हमें कैपिटल बढ़ाना पड़ता है, तो फिर कॉस्ट भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन की जा रही है, सारी अजम्पशन है कंपैरेटिव एडवांटेज की। कंपैरेटिव एडवांटेज तभी होगा जब ये अजम्पशन फुलफिल होंगी। फिर उसके बाद है ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि टैरिफ लग जाते हैं, उस पर ड्यूटी लग जाती है। तो इसमें यह भी हमने अज्यूम करा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हम होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है दुनिया में सबसे कम कीमत पे, लेकिन जब एक्सपोर्ट होने के बाद उस पर ड्यूटी लगेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो कोई और ख़रीदेगा ही नहीं वो, तो इस वजह से फिर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं रहा। कंपैरेटिव एडवांटेज कायम रखने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ओनली बेटर ट्रेड, सिर्फ ट्रेड मतलब होगा कि आपस में, थर्ड मतलब और कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। उसके बाद यह है कि परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल फैक्टर एंड प्रोडक्शन, जो कंपटीशन है वो हम परफेक्ट दे रहे हैं औरों को। ऑल फैक्टर्स मतलब हर चीज़ जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें और उस चीज़ की प्रोडक्शन में। तो ये असम्पशन पढ़ लेना, मेरे हिसाब से पूछ सकते हैं सर, क्योंकि सर का वॉइस जो मैसेज आया था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि कंपैरेटिव एडवांटेज वो पेपर में देंगे, तो उसकी असम्पशंस हैं 9 असम्पशंस हैं, तो ये आ सकती हैं। अब ये देखो, ये एक सवाल है, इसके अंदर तुम्हें यूके और यूएस और वीट और क्लॉथ दिया हुआ है और उनकी प्रोडक्शन दी हुई है। तो स्पेशलाइजेशन की टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि तुम देखो 6 और 4 है, तो अब यूएस जो है वो अपना टाइम जो है वो आधा आधा दोनों की प्रोडक्शन पे लगा रहा है, वीट और क्लॉथ की, जिसकी और उतने ही टाइम में वीट के 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्लॉथ के 4 हो रहे हैं। तो यूएस स्पेशलाइजेशन ऐसे करेगा कि सारा टाइम एक चीज़ पे लगा देगा, तो फिर वीट का टाइम, जब वीट पे डबल टाइम देगा तो प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी, तो वीट 12 हो गए, क्लॉथ 0 हो गई, क्योंकि क्लॉथ का टाइम भी वीट को दे दिया। लेकिन यूके के अंदर लोग देख के ये बोलेंगे कि यहाँ पे यार 4 होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा टाइम जब क्लॉथ को देंगे तो ये क्लॉथ की प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर सवाल में सर ने करा है कि ऊपर जब 1 आया हुआ है ना तो हमने मल्टीप्लाई कराना होता है। मल्टीप्लाई किससे? ऊपर वाली चीज़ से। जैसे अगर इधर 1 है तो तुम देखो 6 और 2 को मल्टीप्लाई कराया गया है। तो यार ये लॉजिक है। इसके पीछे अब वजह ये थी लेबर आवर्स की थी, लेबर आवर्स हमें नहीं पता सर ने। अब इसके पीछे बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार इस तरह क्यों करना है, सही नहीं है। लेकिन सर का जो मेथड है मार्क्स लेने के लिए यही तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम लोग को याद रहे कि यार हमने ये 12 कैसे करा। 12 ऐसे करा कि जब तुम 1 देखोगे ना तो तुमने मल्टीप्लाई करा देना है, और जहाँ 1 नहीं है तो वहाँ पे तुमने डबल करना है स्पेशलाइजेशन में। और ट्रेड की कंडीशन तुम्हें दी हुई है कि 6 फीट इक्वल टू 6 क्लॉथ, तो तुमने ट्रेड करा तो बैलेंस हो गया, तो दोनों कंट्रीज को फ़ायदा हो गया। फिर आगे गेन्स लिख देने। अगर ये हमसे पूछा जाता है किसी सवाल में कि गेन्स ऑफ ट्रेड बताओ, मतलब कि ट्रेड के बाद फ़ायदा कितना हुआ, तो फ़ायदा तुम ऐसे बताओगे, ऊपर से देख लोगे कि ट्रेड से पहले क्या हालत थी, ट्रेड के बाद क्या हालत है, मतलब कितने यूनिट ज़्यादा हमारे पास आ गए। ट्रेड से पहले यूएस के पास 4 थे क्लॉथ के यूनिट, ट्रेड के बाद 6 हो गए, तो गेन हो गया 2C। इस तरह यूके का गेन भी तुम्हें नज़र आ रहा है, तो ये गेन लिखना होगा।
अब ये जो रेशो आ रहा है इसके मुतालिक सर ने ये बताया था कि रेशो जो होता है किसी भी कम्युनिटी का वो डिमांड पे मैटर करता है। मतलब ये कि ऐसा नहीं होता इंटरनेशनली कि 2 यूनिट्स, 1 यूनिट इक्वल टू 1 हो, मतलब 1 C इक्वल टू 1 W नहीं होता, वो डिमांड पे होता है कि उसकी कितनी डिमांड है। तो ये उस लिहाज से उन्होंने बताया था कि जितनी डिमांड होगी उस चीज़ की उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी और जितना कंपटीशन होगा उस लिहाज से वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पास पेपर में देखा था मैंने। तो कंपैरेटिव एडवांटेज विद मनी, इसके अंदर होता ही है कि तुम्हें यूनिट दिए हुए, प्रोडक्शन दी हुई है कि इतने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ तुम्हें दिया हुआ है वेज रेट। वेज रेट से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे कि क्या चीज़ बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है हमारी। वेज रेट यूएस का अगर देखो तो $6 पर आवर है। तो हम क्या करेंगे, वेज रेट से डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन को, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 6 और उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें कॉस्ट आ जाएगी, मतलब प्राइस आ जाएगी। लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट इज इन यूएस, प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ वीट इज 6/6, मतलब $1। $1 वीट के 1 यूनिट की प्राइस आ गई और $1.5 क्लॉथ के 1 यूनिट की प्राइस आ गई। उसके बाद यूके की प्राइस निकालने के लिए डिवाइड इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि यूके की कॉस्ट 1 थी, 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारी डायरेक्ट ही वही प्राइस है। लेकिन उसके बाद हमने जब कन्वर्ट करा कॉस्ट को डॉलर में, हम डॉलर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा कंट्री फ़ायदे में और हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी हो। अगर डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे डिफरेंट करेंसीज़ में, तो समझ नहीं आएगा कि यार किस कंट्री को चीपर क्या चीज़ पड़ रही है। तो इस वजह से कन्वर्जन कैसे करी, कन्वर्जन ऐसे करी, हमें रेट दिया हुआ था, रेट दिया हुआ है, ये देख लो, मतलब यूके की जो करेंसी है पाउंड है, वो 1 पाउंड इक्वल टू $2, ये उन्होंने अपने से रेट दिया है, पेपर में वो रेट देंगे, तो उस रेट की वजह से तुमने कन्वर्ट करे। अब इस रेट को मैंने लिखा कि 1 पाउंड इक्वल टू $2 और हाफ पाउंड इक्वल टू $1। तो इस तरीके से मैंने इन टर्म्स ऑफ डॉलर प्राइस निकाल ली दोनों चीज़ों की। तो जब प्राइस आ गई तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि कौन सी चीज़, कि कौन सा कंट्री फ़ायदे में, यूएस वीट में फ़ायदे में और यूके जो है क्लॉथ में फ़ायदे में, क्योंकि प्राइस कॉस्ट कम आ रही है, तो फिर ट्रेड उसी चीज़ में करेंगे। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं हुई भी, बस हमें कॉस्ट निकालने का बोला था, लेकिन पेपर में सर देंगे तो स्पेशलाइजेशन किस तरीके से हो जाएगी। स्पेशलाइजेशन जो होगी इस तरीके से होगी कि यूएस की जो होगी वो डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 है तो ये 12 हो जाएगी। तो एट द एंड स्पेशलाइजेशन क्या होगी, यूएस भी 12 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और यूके भी 12 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, और जब ट्रेड करेंगे ये 6 और 6 के ज़रिए, अगर उन्होंने बोला कि स्पेशलाइजेशन करो। उसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में होता यह है कि एक्स और वाई दो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, तो अगर हम एक चीज़ बनाएंगे, एक चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। तो तुम यहाँ देख लो, अगर हम वाई के 18 यूनिट बना रहे हैं तो एक्स के 0 बन रहे हैं, वाई के हमने थोड़े कम करे तो एक्स बना, फिर और कम करे तो एक्स की वैल्यू और बढ़ी, इस तरीके से करके हमने प्रोडक्शन करते चले गए। तो अब इसका हमने ग्राफ बना दिया। अब हो सकता है सर कि हमें ये वैल्यूज़ दे दें और हमें बोलें कि ग्राफ बना लो, तो ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, हमने प्लॉटिंग करी है, एक साइड पे वाई की, एक साइड पे एक्स की, और ये जो हमने करा है ना ABCDE, ये डिफरेंट कम्बिनेशन है प्रोडक्शन के, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमें डिफरेंट कम्बिनेशन मिलते थे। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो हमें शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्वे। अगर सर ने डेफिनेशन पूछी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिफाइन करो, तो डेफिनेशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व वाली डेफिनेशन है कि कम्बिनेशन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सर ने ये बताया था कि उसी से तुम आइडिया लगाओ, ये जो ग्राफ है कि ये जो वैल्यू थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि हमने एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए
कितने y के यूनिट गिव अप करे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हमने y के 2 यूनिट गिव अप करे एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे हो गई 2 यूनिट ऑफ y। तो इसी तरह सर लाइफ एग्जांपल दे रहे थे कि हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठ के क्लास ले रहे हैं, तो हम जॉब भी कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हमने कितने पैसे लॉस करें। तो ये डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ सेकंड कमोडिटी दैट मस्ट बी गिव अप। हमें गिव अप करनी पड़ेगी दूसरी कमोडिटी की अमाउंट, और टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। अब इसका एक और सर ने ग्राफ बनाया था दिखाने के लिए वही बात कि यार कि एक तरफ y एक तरफ x, और अगर हम y की प्रोडक्शन कम करेंगे तो x की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा y और डेल्टा x, ये डेल्टा y कहते हैं स्लोप का फार्मूला। स्लोप में हम निकाल देते हैं ना फार्मूला dy/dx, तो ये स्लोप का फार्मूला लिखा उन्होंने। और ये y-2 इसलिए क्योंकि y के 2 यूनिट गिव अप करेंगे तो x का 1 यूनिट बनेगा, वही ऊपर वाली एग्जांपल से लिंक्ड है इसकी वजह से। उसके बाद ये आखिरी टॉपिक है हैवलिन का, इसके अंदर ये था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाला ही टॉपिक है। इसके अंदर देखो हमें वही दिया हुआ जिस तरह पिछला दिया हुआ था कि 6, 4 और 1, 2 फीट और क्लॉथ और यूएस और यूके, लेकिन हमें एक कंडीशन दी जाएगी, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि 6W = 4C या कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, वही जो मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते थे जिस तरीके से हम एक चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए, उस तरीके से सॉल्व करें। अब ये देखो 6W = 4C लिखा हुआ है, तो हम W की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो उधर से तो 1 हो गया, और उधर से जब हम 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा। तो इस तरीके से हमें 1 वीट = 2/3 क्लॉथ, इस तरीके से हम वैल्यू निकाल देंगे। और फिर हम लिख देंगे आगे लाइन के फॉर 1 यूनिट ऑफ वीट, मतलब वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखेंगे कि 1 यूनिट के लिए हमें कितना वीट क्लॉथ गिव अप करना पड़ा है, वीट के लिए कितना क्लॉथ गिव अप करना पड़ेगा, तो वही बात की गई है। तो मेरे हिसाब से जो पेपर के लिए सवाल आ सकते हैं, इनमें से ये एक सवाल आ सकता है जिसके अंदर हमें ये चार्ट दिया होगा और हमसे सवाल करेंगे कि एक एडिशनल यूनिट के लिए क्लॉथ का कितना यूनिट गिव अप करना पड़ेगा, वो इसी तरीके से निकलेगा। और एक केस दिया होगा कि 6W = 4C या कुछ भी दे सकते हैं वो। एक सवाल ये हो गया। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन आ सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये हमें वैल्यूज़ दे सकते हैं और हमें ग्राफ बनाने का बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, और डिफाइन करने को बोल सकते हैं। उसके अलावा कंपैरेटिव एडवांटेज विद मनी वाला क्वेश्चन लाजमी है, तो लाजमी क्वेश्चन आना है कि आपको वेज रेट दिया होगा और कॉस्ट निकालनी होगी तुम्हें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, और स्पेशलाइजेशन का भी वो बोलेंगे, और स्पेशलाइजेशन की टेक्निक वही लगेगी जो पहले लगी है। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन वाले ये सिंपल सवाल हैं, ये आएंगे। और असम्पशन ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये 9 असम्पशंस हैं। ये असम्पशंस कोई अगर याद कर ले या समझ ले, मर्जी है। उसके अलावा थ्योरी बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज, ये लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये भी समझ के लिखने को आ सकता है क्योंकि हमारा सिलेबस फिर बचेगा क्या, कुछ ना कुछ तो थ्योरी होगा। तो यही थ्योरी का सवाल मुझे लग रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज और लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का। और बाकी ट्रेड और स्पेशलाइजेशन के सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो कुछ अगर पूछना है तो पूछ लो, बाकी सब तो कवर हो गया है।